गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विद्युत धारा का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, जिसका दूसरा नाम है जूल का उष्मीय प्रभाव। अर्थात इस बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया था जूल के द्वारा, इसीलिए उष्मीय प्रभाव का नाम क्या है, जूल का उष्मीय प्रभाव। पहले यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव, जूल के द्वारा इनमें से कौन सा नियम दिया गया, तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किसके द्वारा दिया गया, तो जूल साहब के द्वारा। नेक्स्ट, अब देखो ये कहानी क्या है, पहले इस कहानी को समझते। होता क्या है कि मान लो कि आपने क्या किया, ये आपका घर का वायर है, तो आपने यहाँ से करंट इसमें फ्लो करवाया। तो जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो इस विद्युत के पास जो अपना एक विद्युत ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर में वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन की वजह से उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ भाग हीट एनर्जी के रूप में डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये जो घटना है, ये घटना किसके द्वारा देखा गया, जूल साहब के द्वारा, और इसीलिए इस घटना का नाम क्या है, जूल का उष्मीय प्रभाव। उसका कहना था कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सुनिएगा, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन टक्कर करेगा तो क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, तो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात विद्युत ऊर्जा का उष्मा के रूप में क्षय होना क्या कहलाता है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। और ये किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया था जूल साहब के द्वारा। ओके, सुनेंगे। इसका मतलब है कि मान लो हम दोनों हाथ को रब करते हैं, सुनेंगे, तो अगर आप दोनों हाथ को रब करोगे तो आपको उष्मा महसूस होगा। अर्थात ये जो आप रब करते हैं, इसमें क्या होता है, यदि आप अपने दोनों हैंड को रब करते हैं तो रब करने के लिए आप एक वर्क करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। तो ये जो वर्क होता है, यही वर्क उस एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि चार्ज को इस वायर में एक जगह से दूसरे जगह जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य ऊर्जा के रूप में, उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको लिखना, जरा सा लिखिएगा। यह जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। यह घटना सर्वप्रथम जूल साहब के द्वारा देखा गया। ठीक, इसका मतलब है कि यदि कोई चालक है, ये कोई चालक है, देखेंगे आप अच्छे से, आप जरा सा डेरिवेशन देखेंगे, ये कोई चालक है, तो क्या होगा, चालक के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को, मतलब चार्ज को जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कितना होगा, W बराबर, यहाँ पे चार्ज को चालक के अंदर A से B तक जाने में W कार्य करना पड़ता है। और ये W बराबर क्या होगा, चार्ज कितना मान लेते हैं, मान लो कि Q चार्ज है, Q चार्ज, तो W बराबर हम लोग क्या जानते हैं, Q इंटू V, अगर आपको याद है, Q इंटू V। उसके बाद यही कार्य W ऊर्जा के रूप में, कौन ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, यही कार्य W उष्मा ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। क्या हम क्या समझाना चाह रहे हैं, Q चार्ज को चालक के अंदर A से B तक ले जाने, मान लो कितना कार्य करना पड़ा, W, तो W बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, V बराबर W बटा Q, तो यहाँ से W बराबर क्या होगा, Q इंटू V। V क्या है, V इस दोनों सिरे के बीच का वोल्टेज है। ओके, तो W बराबर Q इंटू V। अब देखेंगे यही W किस में कन्वर्ट होगा, उष्मा में, W कन्वर्ट हो जाएगा उष्मा में। उष्मा का अंग्रेजी होता है हीट, हीट को किससे लिखेंगे, H से। इसका मतलब W किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। आज के बाद ये W क्या बन गया, H बराबर Q इंटू V। आपको पहला फॉर्मूला पढ़ाए थे Q बराबर IT, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर IR, याद होगा। इस दोनों को इसमें रख दीजिए, तो H बराबर IT, अब V के जगह पे IR, इसको सॉल्व करिए तो बनेगा H बराबर
आई स्क्वायर आर टी, क्या बन गया फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी, इसी को बोलते हैं जूल का उष्मीय नियम। यही है जूल का उष्मीय नियम। इसमें गौर करेंगे आप तो 3 राशि है, इसे क्या बोलते हैं, जूल का उष्मीय नियम। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसका नाम क्या है, जूल का उष्मीय नियम। इसमें 3 लोग हैं, I है, R है और T है। इसीलिए इसका मतलब है कि H को हम लोग परिवर्तित, मतलब H को चेंज 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप I चेंज कर दो, या तो आप R चेंज कर दो, या तो आप T चेंज कर दो। फिर समझिए, यदि आप 3 तरीके से किसी भी चालक में से ऊष्मा की मात्रा को परिवर्तित या चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आप I चेंज करिए, या तो आप R चेंज करिए, या तो आप T चेंज करिए। इस आधार पर जूल साहब का जो ये उष्मीय नियम है, इस आधार पर जूल ने अपने ऊष्मा का 3 नियम दिया। अर्थात विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का कितने नियम है, 3 नियम है। पहला जूल का पहला नियम, दूसरा जूल का दूसरा नियम, तीसरा जूल का तीसरा नियम। जैसे इसमें ऑर्डर में सजा हुआ है उसी प्रकार नियम है इसका, आई स्क्वायर आर टी, पहला दूसरा और तीसरा नियम। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा आपके बोर्ड में देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे जूल का 3 उष्मीय नियम, जूल द्वारा 3 उष्मीय नियम दिया गया। हम लोग को जानना है कि जूल द्वारा, अगला हेडिंग है जूल द्वारा 3 उष्मीय नियम दिया गया। 3 उष्मीय नियम दिया गया। जूल द्वारा कितना नियम दिया गया, 3 नियम दिया गया। देखेंगे पहला ये है जूल का पहला नियम, अच्छे से समझिएगा। क्या बोले, जूल का पहला नियम, पहला नियम, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का नियम। जूल का जो पहला नियम है इसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का नियम। जूल का पहला नियम को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का नियम। अब देखेंगे, आपने क्या पढ़ा है, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो पहली बार में कौन सी राशि है, विद्युत धारा। इसका कहना है यदि किसी चालक का, हम बोलेंगे और आप सुन करके समझ करके नोट करेंगे, यदि किसी चालक के प्रतिरोध और समय मतलब कि किसी चालक से कितना देर तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसी को बोलते हैं समय। क्या कहता है ये कि यदि किसी चालक के प्रतिरोध और उस चालक से बहने वाली धारा का समय दोनों को नियत कर दिया जाए, मतलब यदि R और T नियत हो। क्या कह रहा है, इसका कहना है यदि R और T को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तब H समानुपाती I स्क्वायर होगा। अर्थात यदि किसी चालक का, फिर सुनिए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध और समय नियत हो, तब उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तब उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। समझेंगे, ऑप्शन पूछेगा, ऐसा रहेगा, किसी भी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा का समानुपाती, धारा का व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग का समानुपाती, धारा के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, धारा के वर्ग का समानुपाती। ये कौन सा होगा, जूल का पहला नियम। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या आएगा, जूल का दूसरा नियम। दूसरा आ गया, ये है जूल का दूसरा नियम। समझेंगे, जूल का दूसरा नियम, H बराबर क्या है फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। ये पढ़ लिए हम लोग। दूसरा, तो दूसरी बार में किसके पास जाएंगे, R के पास। तो R को रोक लो, बच गया कौन कौन, I और T। तो बोलेंगे यदि I तथा T नियत हो। क्या बोला, यदि I और मतलब क्या, यदि किसी चालक से बहने वाली धारा और समय दोनों नियत हो, तब H किसका समानुपाती होगा, R का समानुपाती होगा। अर्थात यदि किसी चालक से बहने वाली धारा और धारा के बहने में लगा समय ये दोनों नियत हो, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध का समानुपाती होता है। ये क्या था, जूल का दूसरा नियम। अब देखेंगे हम लोग जूल का तीसरा नियम। यहाँ पे देखते हैं, ये है जूल का तीसरा नियम। जूल का तीसरा नियम क्या कहता है, जूल का तीसरा नियम ये देखेंगे, H बराबर क्या है फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। बोलिए किसको रोका जाए इस बार, टी को। इसका मतलब है किसको किसको नियत किया जाए, आई और आर को। तो क्या लिखेंगे, यदि आई तथा आर नियत हो, आई तथा आर क्या हो, नियत हो, तो H क्या होगा, समानुपाती T होगा। अर्थात जूल का 3 नियम है, H समानुपाती आई स्क्वायर, S समानुपाती R और S समानुपाती T। अर्थात
यदि किसी चालक में I और R नियत हो, I अगर नियत होगा तो I स्क्वायर भी नियत होगा, इसीलिए हम लोग I स्क्वायर नियत नहीं करेंगे। I नियत कर दिया मतलब आपने I स्क्वायर नियत कर दिया, तो S समानुपाती क्या होगा T। तो ये क्या था, जूल का ऊष्मीय नियम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति। अगला हेडिंग देंगे आप विद्युत शक्ति। अगला हेडिंग है आप लोगों के पास विद्युत शक्ति। तो अगला हेडिंग हमने लाया विद्युत शक्ति। ये विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति देखेंगे आप, विद्युत शक्ति क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये है इलेक्ट्रिक पावर। पावर का पहला लेटर क्या है, P। तो हम लोग शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति कहते हैं, शक्ति को किससे लिखते हैं, P से लिखेंगे। शक्ति कहते हैं ऊर्जा के खपत करने का दर, ऊर्जा के खपत करने का दर या कार्य करने का दर। तो कार्य और ऊर्जा दोनों सिमिलर राशि है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य और ऊर्जा दोनों एक प्रकार का राशि है, इसीलिए हमने लिखा ऊर्जा के खपत करने का दर। इसको लिखा जाता है P बराबर, मतलब शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय। दर हमेशा किसके सापेक्ष होता है, समय के सापेक्ष। ऊर्जा के रूप में कौन सा ऊर्जा के रूप में परिणत होता है, उष्मा ऊर्जा। तो P बराबर उष्मा ऊर्जा को आपने क्या लिखा, H/T, और H बराबर फॉर्मूला क्या आपके पास, I स्क्वायर RT। अब I में कितना हो गया T, T के साथ T कैंसिल, तो P बराबर क्या बन गया फॉर्मूला, I स्क्वायर R। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, I स्क्वायर इंटू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, P बराबर I स्क्वायर इंटू R। नेक्स्ट अगेन पुनः देखेंगे अब क्या कहेगा। आपने बोला P बराबर I स्क्वायर R, पहला फॉर्मूला, और हम लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है क्या, I बराबर V बटे R। तो यहाँ पे I के जगह पे लिख दिए V बटे R का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा दोनों पे, R के साथ R कट गया, तो P बराबर क्या बन गया, V स्क्वायर बाई R। एक ये फॉर्मूला पहला पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R, पावर का ही फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R। इसी को थोड़ा सजा के लिखते हैं, V बटे R इंटू V। देखिए V बटे R के जगह क्या लिख सकते हैं, I। तो पावर का तीसरा फॉर्मूला, इसके बदले में I इंटू V। ये तीनों फॉर्मूला एक पर एक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये पहला। पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा के खपत करने का दर। तो ऊर्जा बराबर, ये पावर बराबर ऊर्जा बटे समय H/T। तो ये फॉर्मूला रख दिया। P क्या हो गया, I स्क्वायर R कहिए, V स्क्वायर बाई R कहिए, या I इंटू V कहिए। इनमें से तीनों किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पावर, मतलब विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है कौन, P बराबर I इंटू V। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। यहाँ देखिए जरा, यहाँ रफ में समझाते, इसको नोट बना के लिखेंगे आप। शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट। वाट जो है ये किसका मात्रक है, शक्ति का। शक्ति का अन्य मात्रक भी होता है, kW का मतलब किलोवाट। kW का मतलब क्या है, किलोवाट। ओके, जैसे MW का मतलब क्या है, इसका नाम है मेगावाट। क्या नाम है, मेगावाट। तो ये सभी वाट कहिए, किलोवाट कहिए, मेगावाट कहिए, किसका मात्रक होता है, ये सभी मात्रक होता है शक्ति का। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रेटिंग। अगला हेडिंग आएगा इलेक्ट्रिक रेटिंग। जरा इसको समझिएगा, ये रेटिंग हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगला हेडिंग है आपके सामने इलेक्ट्रिक रेटिंग। ये इलेक्ट्रिक रेटिंग क्या है, ये देखिए इलेक्ट्रिक रेटिंग। जैसे आप बल्ब खरीदते हो, बल्ब पे लिखा होता है 100, ऐसे लिख देते हैं 220 वोल्ट 100 वाट, ऐसा लिख दिया। एक क्वेश्चन है 220 वोल्ट 100 वाट को समझावे, ऐसा एक क्वेश्चन ले आए हैं। इस क्वेश्चन से डील करते हैं इसको। ये रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट। जैसे आपने एक छोटा सा आपने फ़ोन खरीदा, फ़ोन पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 वाट। आपने CFL बल्ब खरीदा, उस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 10 वाट, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसका मीनिंग क्या होता है देखेंगे। वाट क्या है, वाट है शक्ति, और शक्ति को लिखा जाता है, पावर को लिखते हैं W/T, मतलब जूल पर सेकेंड। शक्ति का मात्रा क्या होता है, जूल पर सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड को बोलते हैं आप वाट। इसको यहाँ एक बार समझ लीजिए आप। पावर बराबर क्या होता है, W/T,
W हो गया वर्क, वर्क का मात्रक जूल, और ये समय, समय का मात्रक सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वॉट। तो वॉट कहिए या जूल पर सेकेंड कहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है यदि आप, हम बोलेंगे आप इसको समझेंगे, यदि आप इस बल्ब को, यदि आप इस विद्युत उपकरण को, यदि आप इस, अगर ये एसी है तो एसी को, विद्युत उपकरण है तो विद्युत उपकरण को, यदि आप इस विद्युत उपकरण को 220 वोल्ट एसी से जोड़ते हैं, फिर समझिए, यदि आप इस दिए गए उपकरण को 220 वोल्ट एसी से जोड़ते हैं, फिर समझिए, यदि आप इस दिए गए उपकरण को 220 वोल्ट एसी से जोड़ते हैं, तब वह 100 वाट, मतलब 100 वाट का मतलब क्या, जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड ऊर्जा खपत करेगा। क्या बोले, क्या समझाए। अब जैसे दूसरा देखो, आप मान लो आपसे पूछेगा कि 220 वोल्ट और 110 वाट, इसका क्या मीनिंग है, वाट को समझावें, इसका मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है, इसको समझावें। तो क्या बोले हम लोग, यदि आप किसी बल्ब को या किसी विद्युत उपकरण को 220 वोल्ट एसी के साथ जोड़ते हैं, तब वह प्रति सेकेंड 110 जूल ऊर्जा खपत करेगा। इस रेटिंग का ये मतलब है। अब समझ में आ रहा है। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेटिंग। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 220 वोल्ट, या इसको ऐसे बोल दिया 440 वोल्ट और 220 वाट को समझावें। चलिए इसको समझाते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे, यदि आप 440, यदि आप इस उपकरण को 440 वोल्ट एसी से जोड़ते हैं तो वह प्रति सेकेंड 220 जूल ऊर्जा खपत करेगा। इस रेटिंग का ये मतलब हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किलो। अब एक बात आप समझ लो, किलोवाट घंटा पे जाने से पहले हम लोग बात करते हैं एसी का और डीसी का। एसी और डीसी ये दोनों किसका है, ये दोनों विद्युत धारा का प्रकार है। विद्युत धारा कितने प्रकार का, एसी और दूसरा डीसी। सर ये जो एसी और डीसी है, इस दोनों का आवृत्ति होता है, अच्छे से समझिएगा। और ये आवृत्ति ऐसा नहीं कि आपके घर में अलग, मेरे घर में अलग, मेरे पड़ोसी घर में अलग, नहीं सर, पूरे इंडिया के हर घर में, पूरे इंडिया के हर घर में, पूरे इंडिया के हर घर में भारतीय फ्रीक्वेंसी फिक्स है। दूसरे देश में उसका अपना फ्रीक्वेंसी फिक्स है, हमारे देश में अपना फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, वो होता है 50 HZ। कितना, 50 HZ बोल दिए। भारतीय फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 HZ। जो नोट बना के लिखेंगे आप, भारतीय फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 HZ। HZ किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है, हर्ट्ज बोलते हैं इसको। हर्ट्ज किसका मात्रक हुआ, आवृत्ति का। और ये जो डीसी है, इसकी आवृत्ति होती है 0। डीसी की आवृत्ति कितना होता है, 0 HZ। एसी का आवृत्ति 50 HZ, कहाँ पे, भारत में, पूरे भारत में। और डीसी का आवृत्ति 0 HZ। ओके, बताए थे। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना था, 30,000 ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना था, 30,000 ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम। एक ऑब्जेक्टिव और सुनिए, हमारे घरों में, हमारा जो घर है, हमारे घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन है प्रतिरोध का, प्रतिरोध का कौन सा कॉम्बिनेशन है, मतलब कि प्रतिरोध का कौन सा जुड़ाव है। तो सबसे पहली बात, दो क्रम था, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो घर में मतलब वायरिंग जो होता है, चाहे घर में हो, कमर्शियल हो, तो वो वायरिंग होता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सबसे बड़ा पहचान है कि एक इक्विपमेंट का एक स्विच होगा। क्या एक बल्ब ऑफ करने पर फैन ऑफ हो जाता है, नहीं। अगर बल्ब ऑफ करने पर फैन, वैन, स्विच, टीवी उवी सब ऑफ हो गया, इसका मतलब वो जो वायरिंग है वो श्रेणी क्रम में है। अगर बल्ब का स्विच ऑन करने पर बल्ब जलता है, फैन का स्विच ऑन करने पर फैन चलता है, ट्यूब का स्विच ऑन करने पर ट्यूब चलता है, इसका मतलब वो समांतर क्रम में है। वो किस क्रम में है, वो समांतर क्रम में है। और हम लोग को ये जानना है कि विद्युत धारा जो होता है वो दो स्तर पर हम लोग यूज करते हैं। एक होता है डोमेस्टिक स्तर, 5 रुपये 7 रुपये बिजली बिल आता होगा। एक होता है कॉमर्शियल स्तर, जो हम लोग बाजार में यूज करते हैं, कंपनी यूज करते हैं, आपका कोई कंपनी चल रहा है उसमें आप विद्युत यूज करते हैं, तो वहाँ पे दोनों में अंतर है। तो जो डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग विद्युत यूज करते हैं वो होता है 5 एम्पियर। डोमेस्टिक यूज के लिए विद्युत धारा कितना होता है, 5 एम्पियर। हमारे घर में विद्युत धारा कितना होगा, 5 एम्पियर। और लेकिन जो डोमेस्टिक होता है वो होता है 10 एम्पियर। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक। तो घरेलू कितना, 5, और डोमेस्टिक ये जो आपका कमर्शियल है वो कितना, 10 एम्पियर का विद्युत धारा यूज करते हैं। घरेलू परिपथ कैसा है, समांतर क्रम है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होगा, तो 30,000 ओम। एसी की आवृत्ति कितनी होती है, 50 HZ। डीसी की आवृत्ति 0। ओके, नेक्स्ट अगला हेडिंग है
किलोवाट घंटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा अगला हेडिंग है किलोवाट घंटा, इसको आप अच्छे से समझेंगे। अगला हेडिंग आ रहा है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा इसको बोलते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, क्या बोला हमने? किलोवाट घंटा। इसको पहले हम डिराइव करते हैं, तब इसके बारे में और चीज बताएंगे। पर समझिए सर, 1 किलोवाट घंटा हम यहां लिखते हैं एक लाइन, 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है इसी को हम ऐसे लिखें 1 किलोवाट गुना 1 घंटा, ऐसा लिख सकते हैं। क्या बोले? 1 किलोवाट घंटा, क्या बोले? 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। पहले इसको लिखते हैं तब इसको समझाएंगे। ओके, तो 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो का मतलब कितना? 1000। इसका मतलब 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट गुना 1 घंटा, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा हम इसको डिफाइंड करते हैं, किलोवाट घंटा क्या है बोलता है। हम इसको डिफाइन करेंगे और आप इसके नीचे में अच्छे से लिखेंगे उसको। बोला यदि आप 1000 वाट के विद्युत उपकरण को, फिर समझिए, यदि आप 1000 वाट के विद्युत उपकरण को 1 घंटा तक चलाते हो, तब जितनी ऊर्जा व्यय होती है, मतलब खर्च होती है, उसी ऊर्जा की मात्रा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। फिर समझिए, यदि आप 1 किलोवाट या 1000 वाट के विद्युत उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग करते हैं, तब इस क्रम में व्यय ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। मतलब कि यदि आप 1 किलोवाट का कोई ट्यूब है, कोई बल्ब है, अगर आप उसको 1 घंटा तक जलाते हैं, यूज करते हैं, तो जितना बिजली बिल आता है, जितना ऊर्जा खर्च होता है, उसी ऊर्जा की मात्रा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। ओके, आप देखेंगे। तो अगला हेडिंग, 1000 वाट का मतलब क्या समझाए थे? जूल पर सेकेंड गुना। ये समय सेकंड में है, लेकिन यहाँ समय घंटा में है, तो इसको भी सेकंड में बदल लो। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। ओके, अब देखेंगे सेकंड के साथ ये सेकंड कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? 36 पर 2 जीरो यहाँ का, 3 जीरो यहाँ का, इतना जूल। इसको अगर हम लोग यूज करें 1 2 3 4 5 6, अर्थात 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, अर्थात 1 किलो वाट आवर, आवर मतलब घंटा, 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसको देखेंगे, इकाएं, दहें, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको हम लोग 36 लाख जूल भी बोल सकते हैं। 36 लाख जूल, क्या बोले? तो किलोवाट घंटा के अंत में क्या लगा? जूल। अगला हेडिंग लिखिए खूब सुंदर से, किलोवाट घंटा। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इसीलिए अगला हेडिंग लिखेंगे, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अगला हेडिंग लिखेंगे, किलोवाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। और ये जो किलोवाट घंटा है, इसी किलोवाट घंटा में, अगला हेडिंग, किलोवाट घंटा में ही हम लोग घरेलू या कमर्शियल विद्युत का उपयोग करते हैं। अर्थात इसी 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। आप बोलते हो ना 5 यूनिट बिजली उठ गया, वही यूनिट है। 5 यूनिट बिजली उठ गया मतलब कि 5 किलोवाट घंटा आपने यूज कर लिया ऊर्जा का। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलो वाट आवर या वाट घंटा बराबर 1 यूनिट। क्या बोले? 1 किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं? 1 यूनिट। और इसी को कहते हैं 1 BOTU। समझेंगे, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मतलब ये जो किलोवाट घंटा है वो विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, लेकिन विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट कहिए या किलोवाट घंटा कहिए। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर 1 BOTU बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। कभी भी आप इसे मिस नहीं करेंगे।
चाहे आप किलोवाट घंटा कहिए, चाहे आप यूनिट कहिए, चाहे आप बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब क्या, व्यापारिक इकाई। किसका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई को हम लोग कहते हैं BOTU कहिए या यूनिट कहिए या किलोवाट घंटा कहिए, बराबर होता है 36 लाख जूल, मतलब 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ओके, आप देखेंगे ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। अब कुछ हेडिंग लिखेंगे आप, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। क्या बोले, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक लिखिए, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रॉन गुना 1 वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन में कितना, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। एक वोल्ट का मतलब 1 जूल पर कूलम, कूलम कट गया तो ये हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या बोले, एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग। उष्मा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी। क्या होता है, उष्मा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी। सर ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, लेकिन उष्मा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी। और एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 होता है 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर कितना होगा, 4.2 जूल। तो ये क्या था आपका किलोवाट घंटा। ये किसके बारे में हम लोग पढ़े, किलोवाट घंटा के बारे में पढ़े। तो किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे रेटिंग के बारे में, उसके बाद पढ़े किलोवाट घंटा के बारे में वगैरह वगैरह। अब हम लोग कुछ टर्म को पढ़ेंगे। जैसे एक टर्म है आपका शॉर्ट सर्किट, एक टर्म है आपका लघुपथन। समझिएगा, लघुपथन इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट क्या है वो समझ, कभी कभी सुने होंगे कि भगवान न करे ऐसा हो, शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से बिल्डिंग में आग लग गई, ऐसे सुने होंगे। ये शॉर्ट सर्किट क्या, जरा वो इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। मान लो आपके घर में तार है, तो एक ये आपका पॉजिटिव तार है, ये आपका निगेटिव तार है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर इकलौता ये तार है तो ये क्या है, पतला है, ये भी अकेला क्या है, पतला है। लेकिन यदि दोनों तार, मान लीजिए कि चूहा इसके ऊपर में क्या है, प्लास्टिक पैक किया हुआ है, यदि प्लास्टिक को काट दिया तो क्या होगा, प्लस वाला तार और माइनस वाला तार किसी कारण से मिल जाएगा। अगर पहले तार इतना पतला था, माइनस वाला ये था, दोनों अगर सट जाएगा तो एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। देखिए ना, दोनों तार चिपक जाएगा तो एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपने पढ़ा था R बराबर रो इंटू L बटे A। अगर एरिया बढ़ जाएगा, यदि एरिया बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध और एरिया में उल्टा संबंध है, आपको समझना पड़ेगा। यदि एरिया, अगर दोनों तार किसी कारणवश चिपक जाएगा तो एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरिया जब बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। अब प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। धारा का मान जब बढ़ जाएगा तो विद्युत उपकरण खराब हो सकता है। विद्युत उपकरण खराब हो सकता है। इसी घटना का नाम है लघुपथन। क्या बोले, आप इसको समझिए, इसको लिखेंगे अब अच्छे से, पहले समझा रहे थे अब लिखेंगे। क्या बोले, यदि किसी कारणवश हमारे घरों के वायरिंग में, विद्युत परिपथ में
पॉजिटिव तार और निगेटिव तार आपस में सट जाता है तो सटने के कारण उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और परिपथ से बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगती है, जिस कारण से हमारे घरेलू जो विद्युत उपकरण हैं उनसे अधिक धारा प्रवाहित होने की वजह से उनका कॉइल जल सकता है और वो खराब हो सकता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? लघु पथन। क्या बोलेंगे इसको? लघु पथन। ओके, दूसरा हेडिंग है अति भारण, ओवरलोडिंग। अगला हेडिंग है अति भारण, उसको बोलते हैं क्या? ओवरलोडिंग। तो अगला जो हेडिंग है वो है हमारा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ये ओवरलोडिंग क्या है? इसको क्या बोले अभी हम? अति भारण। ये क्या है? अति भारण। देखेंगे इसको ओवरलोडिंग क्या होता है। मान लो आपने क्या किया कि आपके घर में फ्रिज या वॉशिंग मशीन या एसी लगा हुआ है, लेकिन आपने उसको 5 रुपए 2 रुपए वाले तार के साथ जोड़ दिया। होता क्या है कि हर एक वायर में देखेंगे, अगर आपको अधिक धारा चाहिए तो मोटा वायर लगाते हैं, कम धारा चाहिए तो पतला वायर लगाते हैं। ओके, लेकिन आपने क्या किया? पतला वायर से बड़े उपकरण को जोड़ दिया, एसी को जोड़ दिया। तो क्या होगा? एसी को चाहिए मान लो 20 एम्पियर की धारा, वो जो आपके घर में वायर है वो 7 एम्पियर धारा सह सकता है। एसी तो बोलेगा हम चलेंगे, ये बोलेगा हम 7 एम्पियर देंगे, वो बोलेगा हम 20 लेंगे। वो क्या किया? जबरदस्ती खींच लिया, बेचारा बेहोश होकर गिर गया। मतलब क्या है? जब किसी तार से उसके सीमा से अधिक धारा प्रवाहित हो जाए तो तार जो है वो जल सकता है। इस घटना को हम लोग ओवरलोडिंग कहते हैं। जब किसी तार से उसकी सीमा से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तब इस घटना को क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। ओके, इस घटना का नाम क्या? ओवरलोडिंग। इस अभी 2 घटना हुआ है, एक है लघु पथन और एक क्या है? अति भारण। लघु पथन और अति भारण से बचने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं। हम लोग लघु पथन और अति भारण से बचने के लिए एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है फ्यूज। जिसका नाम क्या है? फ्यूज। तो अगला हेडिंग देंगे आप विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत फ्यूज। हम क्या बोले कि यदि आपके घर में वायरिंग किया हुआ है, आपकी बिल्डिंग में वायरिंग किया हुआ है, तो उस बिल्डिंग को लघु पथन और अति भारण से बचाने के लिए, उस बिल्डिंग को लघु पथन और अति भारण से बचाने के लिए हम लोग एक विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं जिसका नाम क्या है? विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज किसे बोलेंगे? किसी वायरिंग को अति भारण या लघु पथन से बचाने के लिए जिस विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत फ्यूज बोलते हैं। विद्युत फ्यूज जो होता है इसका गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होगा? कम। गलनांक कम होगा तब ना जल्दी पिघल जाएगा और परिपथ को तोड़ देगा। परिपथ को तोड़ देगा। आप देखेंगे बोर्ड में फ्यूज लगा होता है, धारा का मान अधिक हुआ, वोल्टेज थोड़ा बढ़ा, फ्यूज जल जाएगा। मतलब घर में जो फैन है, बल्ब है, वो उड़ने से बच जाएगा। फिर हमारे पापा आएंगे, उसमें से वो निकालते हैं उसको, वहाँ पे एक तार बांध दिए और लगा दिए, फिर से करंट आ गया। वो क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है, वो एक सुरक्षा कवच है हमारे पूरे वायरिंग का। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज का गलनांक कम कि अधिक? गलनांक बहुत कम होता है। उसका गलनांक क्या होगा? कम होता है। गलनांक कम होगा तभी तो जल्दी पिघलेगा। और विद्युत फ्यूज जो होता है वो मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत फ्यूज किसका बना होगा? मिश्र धातु। कौन कौन? सीसा और टीन। सीसा टीन का, सीसा प्लस टीन का, टीन का मिश्र धातु होता है। फ्यूज किसका बना होता है? सीसा और टीन का बना होता है। क्या बोले? फ्यूज किसका बना होगा? सीसा और टीन का। अगर ये ऑप्शन में नहीं है दूसरा, सीसा प्लस तांबा, तांबा का मिश्र धातु होता है। कौन कौन? फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। कौन? विद्युत फ्यूज। उसके बाद सीसा तांबा का मिश्र धातु या तो इसका बना होगा या तो इसका बना होगा। इसका गलनांक क्या होता है? इसका विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होगा? कम होगा। विद्युत फ्यूज किसका बना होगा? या तो सीसा का बना होगा, या सीसा और टीन का मिश्र धातु होगा, या सीसा और तांबा का। सीसा मिलाने का मेन कारण होता है कि उसके गलनांक को कम किया जाए। सीसा मिलाने से किसी भी पदार्थ का गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। इसीलिए आपने विद्युत फ्यूज किसका बनाया? या तो सीसा टीन का या तो सीसा तांबा का। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग आज लेक्चर को यहाँ रोकेंगे। ये 5वां लेक्चर था। विद्युत में एक और छोटा सा लेक्चर बनेगा, उसको हम लोग बना करके और आज ही विद्युत को खत्म करेंगे और कल से आपका मैग्नेटिज्म मतलब चुंबक स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच। जहाँ है वहीं पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए और बहुत अच्छा कीजिए। थैंक यू।